तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज इसका पार्ट 2। अनुनाद श्रेणीबद्ध RLC परिपथ का एक रोचक अभिलक्षण अनुनाद की परिघटना है। अनुनाद ऐसे सभी निकायों की एक सामान्य परिघटना है जिनमें एक विशिष्ट आवृत्ति से दोलन की प्रवृत्ति होती है। यह आवृत्ति उस निकाय की प्राकृतिक आवृत्ति कहलाती है। यदि इस प्रकार का कोई निकाय किसी ऐसे ऊर्जा स्रोत के द्वारा संचालित हो जिसकी आवृत्ति निकाय का प्राकृतिक आवृत्ति के सन्निकट हो अथवा बहुत ही अप्रोक्सीमेट हो तो निकाय बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करता हुआ पाया जाता है। इसका एक सुपरिचित उदाहरण झूले पर बैठा हुआ बच्चा है। झूले की लोलक की तरह मूल बिंदु के इधर उधर दोलन की एक प्राकृतिक आवृत्ति। यदि बच्चा रस्सी को नियमित रूप से समांतरालों पर खींचता है तो खींचने की आवृत्ति लगभग झूले के दोलनों की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो तो झूलने का आयाम अधिक होगा। Vm आयाम एवं ओमेगा आवृत्ति की वोल्टता द्वारा संचालित RLC परिपथ के लिए हम पाते हैं कि धारा आयाम Im = Vm डिवाइड बाई Z = Vm डिवाइड बाई √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, जहाँ X = 1/ωc एवं XL = ωL। अतः यदि ओमेगा को परिवर्तित किया जाए तो एक विशिष्ट आवृत्ति ओमेगा 0 पर XC = XL एवं प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम Z √R² प्लस 0² R हो जाता है। यहाँ आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। XC = XL या 1/ω0 C = ω0L या ω0 = 1/√LCL। अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम अधिकतम होता है और इसका मान I मीडियन = Vm डिवाइड बाई R। चित्र 7.14 किसी RLC श्रेणी क्रम परिपथ के लिए ओमेगा के साथ Im का परिवर्तन दर्शाता है। यहाँ L = 1.00 mH, C = 100 nF नैनो फैराडे, नैनो मतलब 10⁻⁹ तथा R के दो अलग अलग मान R = 100 ओम एवं सेकेंड है R = 200 ओम लिए गए हैं। प्रयोग स्रोत के लिए Vm = 100 वोल्ट। इस प्रकरण में ओमेगा 0 = 1/√LC = 1.00 × 10⁶ रेडियन पर सेकेंड है। हम देखते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम अधिकतम होता है। चूँकि I मीडियन = Vm डिवाइड बाई R अनुनाद की स्थिति में प्रकरण 1 में धारा का परिमाण प्रकरण 2 की स्थिति में धारा का परिमाण से 2 गुना है, 2x है। अनुनादी परिपथों की तरह तरह के अनुप्रयोग होते हैं। उदाहरणार्थ रेडियो अथवा टीवी सेटों का संस्मरण की क्रियाविधि। किसी रेडियो का एंटीना अनेक प्रसारक स्टेशनों से संकेतों का अभिग्रहण करता है। एंटीना द्वारा अभिग्रहित संकेत रेडियो के समस्वरण परिपथ में स्रोत का कार्य करते हैं, इसलिए परिपथ में अनेक आवृत्तियों पर संचालित किया जा सकता है। परंतु किसी विशिष्ट रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए हम रेडियो को समस्वरित करते हैं। समस्वरण के लिए हम समस्वरण परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता को परिवर्तित कर परिपथ की आवृत्ति को परिवर्तित कर इस स्थिति में लाते हैं कि उसकी अनुनादी आवृत्ति अभिग्रहित रेडियो संकेतों की आवृत्ति के लगभग बराबर हो जाए। जब ऐसा होता है तो परिपथ में उस विशिष्ट रेडियो स्टेशन से आने वाले संकेतों की आवृत्ति की धारा का आयाम का मान अधिकतम हो जाता है। एक महत्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि अनुनाद की परिघटना केवल उन्हीं परिपथों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें L एवं C दोनों विद्यमान होते हैं, क्योंकि केवल तभी L व C सिरों के बीच वोल्टता विपरीत कला में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करती है और धारा आयाम Vm डिवाइड बाई R होता है तथा कुल स्रोत वोल्टता R के सिरों के बीच ही प्रभावी पाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि RL या RC परिपथ में अनुनाद नहीं है। RL और RC परिपथ में अनुनाद नहीं है क्योंकि इसमें L और C दो परिपथ चाहिए। उसमें L और C जब होगा, इसमें देखो उन्होंने बताया L और C दोनों विद्यमान होते तभी एक दूसरे को निरस्त करते हैं, तभी आपको वो मिलेगा, अनुनाद मिलेगा। अन्यथा रेजोनेंस होगा वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। उन्होंने सही कहा, RL या RC दो परिपथ में, इसको LR या CR ऐसे करके लिख सकते हैं, बात एक ही है।
AC परिपथों में शक्ति, अब है शक्ति गुणांक 7.7। हम देख चुके हैं कि श्रेणीबद्ध RLC परिपथ में प्रयुक्त कोई वोल्टता V=Vm sin ओमेगा टी, इस परिपथ में धारा I मीडियन sin ओमेगा टी प्लस फाई प्रभावित करती है। यहाँ IM=Vm/Z एवं फाई tan इनवर्स XC - XL/R। ठीक है, इसलिए स्रोत द्वारा आपूर्त तात्क्षणिक शक्ति P है। P=VI=Vm sin ओमेगा टी इंटू IM sin ओमेगा टी प्लस फाई Vm IM/2 cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस cos फाई। एक पूर्ण चक्र में माध्य शक्ति समीकरण 7.29 के दाएं पक्ष की दोनों पदों का माध्य लेने से प्राप्त हो सकती है। इनमें से केवल दूसरा पद ही समय पर निर्भर करता है। इसका माध्य शून्य है। कोज्य यानी कोसाइन धनात्मक अर्ध इसके ऋणात्मक अर्ध को निरस्त कर देता है, इसलिए टोटल इसका नेट जीरो हो जाता है। इसलिए P=Vm IM/2 cos फाई Vm /√2 इंटू IM/√2 इंटू cos फाई। तो VI cos फाई इस प्रकार भी लिखा जा सकता है P=I² cos फाई। क्यों लिखा जा सकता है? क्यों VI? तो अब इसमें V इसमें से शक्ति का सूत्र लगा दिया। P=VI V इंटू I², तो I इधर आ गया तो I² बन गया और V उसमें परिवर्तित होकर P आ गया। V=PI P/I, तो इसलिए इसमें आ गया P=I² cos फाई। अतः छेद माध्य शक्ति न केवल पोलटता एवं धारा पर निर्भर करती बल्कि उनके बीच के कलाकोण यानी कि कोसाइन पर भी निर्भर करती। cos फाई को शक्ति गुणांक भी कहा जाता है। आइए इस प्रकार निम्नलिखित प्रकरणों पर चर्चा करें। पहला प्रकरण प्रतिरोधकी परिपथ। इस परिपथ में केवल शुद्ध R है, तो ये परिपथ प्रतिरोधकी परिपथ कहलाता है। इस परिपथ के लिए फाई=0 cos फाई=1, इसमें अधिकतम शक्ति 6 होती है। प्रकरण शुद्ध प्रेरकी अथवा धारती परिपथ। यदि परिपथ में केवल एक प्रेरक अथवा संधारित्र हो तो हम जानते हैं कि धारा एवं वोल्टेज के बीच का अंतर पाई/2 होता है, इसलिए cos फाई=0। इसलिए यद्यपि परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो भी कोई शक्ति 6 नहीं होती। इस धारा को कभी कभी वाटहीन धारा भी कहा जाता है। प्रकरण 3 श्रेणीबद्ध आलसी परिपथ। किसी एलसी परिपथ में शक्ति 6 समीकरण के अनुसार होता है। यहाँ फाई=tan इनवर्स XC - XL/R। अतः किसी RL या RC या RCL परिपथ में फाई शून्यतर हो सकता है। इन परिपथों में भी शक्ति केवल प्रतिरोधक में ही क्षयित होती है। प्रकरण 4, इसको केस स्टडी भी कहते हैं इंग्लिश में। केस स्टडी 4 एलसीआर परिपथ में अनुनाद स्थिति में शक्ति 6 अनुनाद की स्थिति में XC - XL=0 एवं फाई=0, इसलिए cos फाई=1 अधिकतम मान एवं P=I²Z, तो I² इंटू R। अतः परिपथ में अधिकतम शक्ति R के माध्यम से अनुनाद की स्थिति में क्षयित होती है। R के माध्यम से अनुनाद की रेजोनेंस की स्थिति में क्षय होती, ऊर्जा का ह्रास होता है। रिडक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कहाँ है? अब है ट्रांसफार्मर, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चीज़ का। अनेक उद्देश्यों के लिए एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे अधिक या कम मान में परिवर्तित करना या रूपांतरण करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर एक आधारित एक युक्ति के द्वारा किया जाता है, जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर 2 कुंडलियाँ होती हैं जो एक दूसरे से विद्युत रोध होती हैं। एक कोमल लोक रोड पर लिपटी होती है। लपेटने की विधि चित्र 7.16 एक ही भांति होती है, जिसमें एक कुंडली दूसरे के ऊपर लिपटी होती है, या फिर चित्र बी के भांति होती है जो दोनों कुंडलियाँ क्रोड के अलग अलग भुजाओं पर लिपटी होती हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली, दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इसमें NP लपेटे होते हैं। दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इनमें NS लपेटे होते हैं। S मतलब सेकेंडरी, P मतलब प्राइमरी। प्रायः प्राथमिक कुंडली निवेशी कुंडली होती है एवं द्वितीयक कुंडली ट्रांसफार्मर की निर्गत कुंडली होती है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो परिणामी धारा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो द्वितीयक कुंडली से संयोजित होकर उनके सिरों के बीच एक EMF प्रेरित करता है। इस EMF का मान द्वितीयक कुंडली में फेनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिनकी प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है और क्रोड का संपूर्ण फ्लक्स प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों कुंडलियों से गुजरता है। प्राथमिक कुंडलियों के सिरों के बीच वोल्टता VP लगाने से मान किसी क्षण t पर इस कुंडली का प्रत्येक फेरा क्रोड में 5 फ्लक्स उत्पन्न करता है। तब NS लपेटों वाली द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित EMF या वोल्टता एप्सिलॉन S है। एप्सिलॉन S = -NS
d∅/dt। प्रत्यावर्ती फ्लक्स फाई प्राथमिक कुंडली में भी एक ईएमएफ प्रेरित करता है, जिसे पश्च विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह है एप्सिलॉन पी इक्वल टू माइनस एन पी d∅/dt। लेकिन फाई एप्सिलॉन पी इक्वल टू वी पी यदि ऐसा नहीं होता तो प्रारंभिक कुंडली जिसका प्रतिरोध हम शून्य माना है में अनंत परमाणु की धारा प्रवाहित होती है। यदि द्वितीय कुंडली में सिरे मुक्त हों अथवा इससे बहुत कम धारा ली जा रही हो तो पर्याप्त सन्निकट मान तक एप्सिलॉन इक्वल टू वी एस, जहाँ वी एस द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच की बोलता है। अतः समीकरण 7.31 और 7.32 के हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वी एस इक्वल टू माइनस एन एस d∅/dt, वी पी इक्वल टू माइनस एन पी d∅/dt। वी एस समीकरण 7.31 7.732 से, तो वी एस डिवाइड बाई वी पी इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त संबंध की व्युत्पत्ति हमने 3 परिकल्पनाओं का उपयोग किया है, जो इस प्रकार प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध एवं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कम है। दूसरी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के समान फ्लक्स बाहर निकल पाता है। द्वितीय कुंडली में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। यदि ये मान लिया जाए तो ट्रांसफर की दक्षता 100% है, मतलब 100% है, कोई ऊर्जा क्षय नहीं होगी। जितनी ऊर्जा दी जा रही टोटल उस कन्वर्ट कर दे रहा है, 0% भी नहीं, 100% दक्षता है। तो निवेश शक्ति निगत शक्ति के बराबर होगी, चूंकि P इक्वल टू आई वी, आई पी इक्वल टू वी पी इक्वल टू आई एस इक्वल टू वी एस, या आई पी वी पी इक्वल टू आई एस वी एस। यद्यपि कुछ ना कुछ ऊर्जा क्षय तो सदैव होता ही है, फिर भी एक अच्छा सन्निकटन है, क्योंकि एक भली प्रकार का अभिकल्पित ट्रांसफर की दक्षता 95% से अधिक होती है, 95% प्लस होता है। समीकरण 7.33 एवं 7.34 को संयोजित करने पर आई पी डिवाइड बाई आई एस इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई वी पी इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी, क्योंकि आई एवं वी दोनों की दोलन आवृत्ति वही है जो एसी स्रोत की है। समीकरण 7.35 की संगत राशियों का आयाम अथवा आरएमएस मानों का अनुपात भी प्राप्त होता है। अब हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की वोल्टता एवं धारा के मानों को प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि वी एस इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी इंटू वी पी तथा आई एस इक्वल टू एन पी डिवाइड बाई एन एस इंटू आई पी। जो एस और पी है, मतलब पी मतलब प्राइमरी, एस माने सेकेंडरी। अर्थात यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं, एन एस ग्रेटर देन एन पी, तो वोल्टता बढ़ जाती है। वी एस ग्रेटर देन वी पी, तो इस प्रकार की व्यवस्था को ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तथापि इस व्यवस्था में द्वितीय कुंडली में धारा प्राथमिक कुंडली से कम होती है। एन पी डिवाइड बाई एन एस ग्रेटर देन किससे, 1 से, अथवा आई एस आई सेकेंडरी ग्रेटर देन लेस देन किससे, आई पी से। आई सेकेंडरी में कम धारा होगी, आई पी में ज़्यादा धारा होगी। उदाहरण, अब यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 एवं द्वितीय कुंडली में 200 फेरे हों, तो एन एस डिवाइड बाई एन पी इक्वल टू 2, एन पी डिवाइड बाई एन एस इक्वल टू 1/2। तो 220 वोल्ट 10 ए का निवेश, 10 ए मतलब 10 एम्पियर का निवेश बढ़कर 440 वोल्ट का निर्गम 5 एम्पियर पर देगा। समझिए, 440 वोल्ट का निर्गम 5 एम्पियर, मतलब डायरेक्ट इसका आधा होगा, 1/2 होगा, इसमें जैसे दिखाया भी गया है। यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली के से कम फेर हैं, एन एस सेकेंडरी लेस देन एन पी से, तो ये ट्रांसफार्मर अपची ट्रांसफर स्टेप डाउन मतलब कम कर देगा। ये इसी ट्रांसफार्मर में वी एस वी सेकेंडरी लेस देन किससे, वी पी से, तो आई सेकेंडरी, आई में जो धारा है वो प्रवाहित ज़्यादा होगी आई सेकेंडरी आई प्राइमरी से, अर्थात वोल्टता कम हो जाती, तब तथा धारा बढ़ जाए, धारा बढ़ेगी तो वोल्टता कम हो जाएगी। ऊपर प्राप्त किए गए समीकरण आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ही लागू, जिनमें कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता, परंतु वास्तविक ट्रांसफार्मर में लिखित कारणों से अल्प मात्रा में ऊर्जा क्षय होता है। फ्लक्स क्षरण, सदैव कुछ न कुछ फ्लक्स तो क्षरित होता ही है, अर्थात करोड़ खराब अभिकल्पना इसमें रही वायु रिक्ति के कारण प्राथमिक कुंडली का समस्त फ्लक्स द्वितीय कुंडली से नहीं गुजरता। प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में एक दूसरे के ऊपर लपेट कर फ्लक्स क्षरण को कम किया जा सकता है। कुंडलों का प्रतिरोध, कुंडलियों बनाने में लगे तारों में कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, इसलिए इन तारों में उत्पन्न ऊष्मा आई स्क्वायर आर के कारण ऊर्जा क्षय होता है। उच्च धारा निम्न वोल्टता कुंडलों के मोटे तारों का उपयोग करके इनमें होने वाले ऊर्जा क्षय को कम किया जाता है। भंवर धारा, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स में लो क्रोड की भंवर धारा प्रेरित करके इसमें गर्म कर देता है। इस तरह क्रोड का प्रयोग इसके प्रभाव को कम किया जाता है। सैथेल्य हिस्टैरिसीस, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्रोड का चुंबकन बार बार उत्क्रमित होता है। इस प्रक्रिया में व्यय होने वाली ऊर्जा क्रोड के ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। कम सैथेल्य वाले पदार्थ का क्रोड का उपयोग करके इस प्रभाव को कम रखा जाता है। विद्युत ऊर्जा की लंबी दूरियों तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण एवं विस्तरण
करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जनित्र की निर्गत वोल्टेज को उच्चायित किया जाता है ताकि धारा कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप I2R हानि घट जाती है। इसकी लंबी दूरी को उपभोक्ता के समीप स्थित क्षेत्रीय उप स्टेशन तक संप्रेषित किया जाता है, वहाँ वोल्टेज को अपचयित किया जाता है। वितरण उप स्टेशनों एवं खंभों पर फिर से अपचयित कर 240 वोल्ट की शक्ति आपूर्ति हमारे घरों को पहुँचाई जाती है। तो ये यहीं तक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।